सो ही गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 को, जो है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो एक पल या एक इंसान की नहीं है। ये कहानी हमारे देश के 100 साल के सफ़र की है, जब देश में ब्रिटिश राज आया। देश के जो राजा महाराजा उस समय थे, उस समय के जो आम लोग थे, उनकी तकलीफ, उनकी लड़ाई, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। इस कहानी का नाम ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट है। तो इस कहानी के अंदर वही हम आज़ादी के वक्त तक की पूरी कहानी सुनेंगे, जो 1757 से 1857 के बीच में हुई। यानी इस पूरे 100 साल के एक सफ़र को हम लोग देखने वाले हैं। पहले यहाँ पे सीन दिखाया हुआ है, जिसके अंदर बताया हुआ है कि बीच में एक महिला खड़ी है। वही महिला है लता मंगेशकर, जो गा रही है उस समय, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। यानी गाना गा रही है। तो इस गाने से थ्रू वो पूरे इंडिया के 100 साल के सफ़र को बताना चाह रही है, जो हमें सीन वाइज दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बताया हुआ है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। इसमें बताया हुआ है कि ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो अपने सुपीरियर वेपन्स, यानी जो उनके मॉडर्न हथियार थे, उसके थ्रू इंडिया में अपना राज बढ़ाते जा रहे थे। और उस समय के जो इंडियन प्रिंसेस थे, यानी राजा लोग थे, उनमें एकता नहीं थी। जैसे इसमें एक राजा को बोलते हुए दिखाया गया है कि वो कह रहा है कि अरे वो सामने जो राजा है वो तो बहुत ही छोटा आदमी है, एक काम करो, अंग्रेज मर्चेंट्स को बुलाओ, उनसे मिल करके हम लोग उस राजा को हरा देते हैं। यानी ये जो आपस की राइवलरी यानी शत्रुता थी, इस वजह से अंग्रेज को भी फायदा हो रहा था। वो जो भी राजा हेल्प मांगते उनकी हेल्प कर देता अपने मॉडर्न वेपन्स को दे करके, और बदले में राजा से उनकी कुछ जमीन या फिर उनसे अपना कुछ काम करवा लेता, जो कि हमने क्लास 8 की हिस्ट्री में पढ़ा है। लेकिन ऐसा हर राजा नहीं थे। कुछ राजा लोग ऐसे भी थे, जैसे टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, जो कि ब्रिटिश से आखिरी दम तक लड़ाई की। लेकिन राजाओं के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, इससे आम लोग थक चुके थे। उन्हें लगा था कि ब्रिटिश के आने से शांति आ गई है। वो लोग कुछ ऐसे सोचते हैं कि शुक्र है, अब लूट और लड़ाई बंद हो जाएगी। कुछ कहते हैं कि ये तो भगवान ने भेजे। तो जैसे जैसे ब्रिटिश की पावर बढ़ती जा रही थी, तो लोगों का क्या कहना है वो यहाँ बताया गया है। तो कहा गया है कि कंपनी का यानी ब्रिटिशर्स का पावर जैसे बढ़ रहा था, तो लोग कहना शुरू करते हैं कि वाइट मैन यानी ये जो ब्रिटिश लोग हैं, इन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया है या फिर उनको पद से हटा दिया है। कुछ राजा जरूर बुरे थे हमारे, लेकिन कितने भी थे वो हमारे इस मिट्टी के थे, यानी हमारे देश के थे वो। अब तो हम उन विदेशियों के गुलाम यानी स्लेव बन के रह गए हैं। तो ऐसा था उस समय के लोगों का सोच और उनका विचार। ना अगला सीन नंबर 3 आता है, जिसमें दिखाया गया है ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। इसमें बताया गया है कि रिलीजियस लीडर यानी कि जो भी धर्म के लोग थे, वो लोग उस समय अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज की ये जो आइडिया थे उसको फैला रहे थे। लोग जैसे कहते थे कि जो भी इस समुद्र को पार करके दूसरे देश में चला जाता है, वो अपना धर्म खो देता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी दुख दर्द है, जो भी खराब चीजें है, वो सब है वुमेन यानी औरतों की वजह से। अब जैसा आप फील कर रहे हैं कि यार पहले क्या क्या बकवास चीज फैलाई जाती थी, सेम ऐसा ही उस समय ब्रिटिशर्स फील कर रहे थे। वो कहते हैं कि इंडिया से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया है। उन्हें वो ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही तुच्छ समझ रहे थे इंडियंस को। यहाँ पर वो कहते हैं कि इंडियन सब ट्रस्ट के लायक नहीं है, वो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है। तभी ब्रिटिशर्स के साथ जो काम करने वाला एक इंडियन था, वो कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा योर ऑनर, बट मैं ऑनेस्ट हूँ। अब यहाँ पे क्या था कि ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे आए थे अपने प्रॉफिट के लिए, तो वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना शुरू करते हैं, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस डाल देते हैं फार्मर्स के ऊपर, जिसकी वजह से फार्मर्स जो टैक्स पे नहीं कर पाते, उनको अपना ज़मीन छोड़ना पड़ रहा था। यानी उनसे मानो तो उनकी ज़मीन ही छीन ले रहे थे। यहाँ पे एक सीन दिखाया गया जिसमें एक फार्मर बोल रहा होता है एक ब्रिटिश से कि आपके आदमी मेरी पूरी फसल ले जा रहे हैं। तो ब्रिटिश आदमी बोलता है कि अभी भी उधार तुम्हारा बाकी है, अगले हफ्ते तक पैसे दे दो वरना तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो देखो, ये डिटेल में आप जानते हैं, आपने हिस्से में पढ़ा है कि उस समय ब्रिटिश पैसे भी लोन पर दिया करते थे, और पैसे वापस ना करने पे भी जमीन छीन लेते थे। वही सीन यहाँ पर भी दिखाया गया है। और इन सभी चीज़ों की वजह से अकाल आ गया था 1822 से 1836 के बीच में, यानी जब लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, और इसमें लगभग 15 लाख इंडियंस भूख से मर गए थे। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिशर्स अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे ताकि वो और ज़्यादा प्रॉफिट कर सके। जैसे इसमें बताया गया है कि इंग्लैंड में बनी हुई जो भी सामान है, जब वो इंग्लैंड से इंडिया में आती तो इंडिया में पहले इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैक्स लगता था। बट वो कहते हैं कि इस टैक्स को हटा दो ताकि हम जो भी सामान इंडिया में भेजें उसके लिए हमें पैसे ना देने पड़े। तो यहाँ पर सब बोलता है कि अच्छा आइडिया, और इस वजह से इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थे वो भी धीरे धीरे क्रिपल यानी तबाह होने लग गए। इसके साथ ब्रिटिश के जो पॉलिसीज थे, इस वजह से जो एक्सपर्ट और आर्टिसियंस थे यानी जो कलाकार और कारीगर लोग थे, उनकी भी पूरी जो बिजनेस थी वो ठप पड़ते जा रही थी। यानी वो ऐसे ऐसे पॉलिसीज ला रहे थे जिससे इंडियंस को नुकसान हो रहा था, उनको फायदा हो रहा था।
अब यहाँ फोर्थ सीन आता है, इसमें राम मोहन रॉय के बारे में बताया हुआ है 1772 टू 1833। इसमें राम मोहन रॉय जो कि एक बंगाल के लर्नड मैन यानी विद्वान आदमी थे, वो समझ गए थे कि देश में क्या गलत हो रहा है और क्या सुधारना है। वो कहते हैं कि अपने आप से नफरत मत करो, हमारी प्राचीन संस्कृति महान है, सभी धर्मों का सार एक है, यानी सभी धर्म एक ही चीज सिखाते हैं कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। आगे वो कहते हैं अपनी पत्नी उमा से कि गाय अलग अलग रंग की होती है पर दूध सबका सफेद होता है, गुरु अलग अलग होते हैं पर एसेंस यानी मूल भाव सबका एक ही होता है। यानी वो कहते हैं ना कि आप कोई भी धर्म के हो, सब में धर्म में आपको यही सिखाया जाता है कि आपको शांति से रहना है, शिष्टाचार से रहना है, यही सब चीजें सिखाई जाती हैं। इनके बारे में बताया गया है कि ये मॉडर्न साइंस और नॉलेज के पक्ष में थे, यानी कहते थे कि कोई भी नॉलेज ऐसी हो जो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक हो, यानी बेतुकी बात नहीं, जो लगे कि हाँ सच है, सही बात है, वो उसके फेवर पे रहते थे। उन्होंने न्यूज़पेपर चालू किया था एक, लेकिन 1823 में ब्रिटिश ने उन्हें बंद करा दिया। तो बताया गया है कि वो समुद्र पार करके, यानी कि वो इंग्लैंड गया और वहां पर जाकर के ब्रिटिश को समझाया कि अगर हम आपको रूलर मानते हैं तो आप भी हमारा थोड़ा ध्यान रखिए, यानी जैसे एक राजा अपने प्रजा की ध्यान रखता है वैसे ही आपको भी हमारे भी ध्यान रखनी चाहिए, हमारी भी चीज़ों को समझनी चाहिए। अब यहाँ पे फिफ्थ सीन आता है जो कि है ऑपरेशन यानी अत्याचार, जो 1765 से 1835 के बीच में था, जो बताया गया है कि ब्रिटिश फिर भी अत्याचार इंडियंस पे कर रही होती है। वो एक 1818 में एक रेगुलेशन 3 पास करती है जिसके अंदर था कि वो किसी भी इंडियन को जेल भेज सकती है बिना ट्रायल यानी मुकदमा किया, यानी किसी भी इंडियन को वजह या बेवजह उठा लिया, ना उसको कोर्ट ले गया ना कुछ, सीधा जेल में डाल दिया, यही बताया गया। आगे कहा जा रहा है कि उस समय ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो सभी बड़े बड़े सैलरी लिया करते थे और वो प्राइवेट बिजनेस भी इंडिया में करते थे, जिससे उनको बहुत आमदनी होती थी। जैसे कि वो लोग ब्रिटेन से अपना सामान लेकर के आते थे इंडिया में और यहाँ पर बेचते थे। जैसे बताया हुआ है कि 1829 में वो लोग 7 करोड़ रुपीस के वर्थ का सामान इंडिया में लाए थे और यहाँ पर बेचे थे। तो इससे हुआ क्या कि ब्रिटिश जो है अपना सामान यहाँ पे बेचती महंगे दामों में, तो उनको और पैसा मिलता, यानी ब्रिटिश फायदा कमा रहे थे, लेकिन इंडिया में जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको लॉस हो रहा था। यहाँ बताया हुआ है कि गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्ट करते हैं बैक होम यानी अपना ब्रिटेन में कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कॉटन वीवर्स यानी सूत कारीगरों की हड्डियां भारत की धरती पर सफेद पड़ी है। तो ऐसे यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कैसे इंडियन जो बिजनेस ओनर्स है उनकी बिजनेस मानो पूरी तरीके से डेड पड़ी हुई है, यानी खत्म है। नाउ आगे का सीन आता है 6 नंबर सीन जो है डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 1856। इसे बताया गया है कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज यूज होता था। पर्शियन यानी जो मुस्लिम वगैरह बोलते हैं और संस्कृत यानी जो हिंदू बोलते थे। 1835 में एक इंग्लिश मैन जिसका नाम है मैकुले है, वो बोलते हैं कि हमें थोड़ा चेंज लाना चाहिए, यानी इंडियंस को हमें इंग्लिश पढ़ना भी सिखाना चाहिए। अब इससे हुआ ये कि वो इंडियंस को इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे थे, जिससे कि जो लोग इंग्लिश पढ़ते थे उन्हें ये क्लर्क बना लेते हैं, यानी अपना कुछ छोटा मोटा काम देना शुरू कर देते। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे और भी इंडियंस इंग्लिश सीख रहे थे और वो ब्रिटिश के पास जाके काम कर रहे थे, तो इससे एक नया जनरेशन बन गया इंटेलेक्चुअल्स का, यानी नए सोच वाले लोग आने लग गए। जो जो इंग्लिश सीखते और ब्रिटिश के पास काम करते उनके दिमाग में और भी चीजें आने लगे। वो सोचना शुरू कर दिया कि हमें अपने भाइयों को, यानी अपने और भी इंडियन भाई जो है उन्हें एजुकेट करना होगा। उसके बाद वो इतना समझदार तो हो चुके थे कि उन्हें ये पता चलेगा कि हमें अपनी जो ग्रीवेंसेस है यानी जो शिकायत है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचानी चाहिए। इसे सिंपल मीनिंग पता चल रहा है कि अब वो लोग बहुत समझदार होते जा रहे थे। यहाँ बताया हुआ है 1856 तक ब्रिटिश ने लगभग पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था, इस पे राज कर रहे थे। अब देखो बात ऐसी है कि भले पूरा इंडिया पे उनका राज था, लेकिन वो इंडियंस की नीड को लेकर के बहुत ही कम सोचा करते थे। इस वजह से अब इंडियंस अपने में बात करना शुरू करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे राजा को तो पपेट बना ही लिया है और हमारे जॉब्स भी पुराने वाले चले गए हैं, हमारी जमीन भी उन्होंने हड़प लिया है और वो हमारे ब्रदर्स को यानी भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी उनका धर्म ही बदल दे रहे हैं। इस तरह एक आदमी बोलता है कि हमें ये सब बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसका उपाय निकालना पड़ेगा। इसी पर यहाँ पे 7 सीन आता है जो है द स्पार्क्स 1855 टू 1857। इसमें बताया हुआ है कि पहले ही किसानों का जिंदगी तो टैक्स ने तबाह कर रखा था, साथ में बंगाल में जो संथल थे जिनकी जमीन को छीन लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उन्होंने नया रूल बनाकर छीन लिया था, तो अब वो बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं और 1855 में वो रेबेलियन स्टार्ट कर देते हैं और उन्होंने बहुत सारे यूरोपियंस यानी ये ब्रिटिश की बात की जा रही है कि उन्हें मार दिया था और उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, अब उस सपोर्टर में चाहे किसी भी देश के लोग हो, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो, जो कि ब्रिटिशर्स के पास
काम कर रहा है और उनके सपोर्ट में भी है, उससे भी वो मारती है। आगे बताया गया है कि ये जो डिस्कॉन्टेंट था, ये जो नाराज़गी था, अब ये जो ब्रिटिश के साथ काम करने वाले जो उसके आर्मी में इंडियंस थे, उनके अंदर भी आ गई। वो कहते हैं कि वाइट सोल्जर्स यानी ब्रिटिश के सोल्जर्स को बंगला, सर्वेंट, बड़ी सैलरी मिलती है और हमें सिर्फ थोड़ा सा पैसा और स्लो प्रमोशन मिलता है। और हमने क्लास 8 की हिस्ट्री के बुक में ये भी जाना था कि कैसे ब्रिटिश कुछ इंडियन सोल्जर्स को समुद्र के पार दूसरे दूसरे जगह पर भेजती थी। तो यहाँ पर क्या था कि इंडियंस का पहले ही मानना था कि जो भी समुद्र पार करके किसी और जगह पे जाता है वो अपना धर्म खो देता है। तो हुआ क्या कि जब अंग्रेज सब इंडियन सोल्जर्स को भेजती समुद्र पार, तो अब ये लोग भी गुस्से में थे इंडियन सोल्जर कि ये हमारे धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे धर्म के खिलाफ जो चीज़ है उसके लिए हमें बोल रहे हैं, हमें फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स के भी दिमाग में आ गया था कि हमें ब्रिटिश को इंडिया से भगाना होगा। और इस वजह से थाउजेंड ऑफ सिपोज यानी सोल्जर्स जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया और ब्रिटिश ने उनके सभी के जो यूनिफॉर्म्स थे उनको स्ट्रिप कर दिया, यानी कि उनको उनके पद से हटा दिया। यहाँ बताया हुआ कुछ ऐसे भी इंग्लिशमैन यानी ब्रिटिश लोग थे जो कि इंडियंस के कस्टम को समझा था, वो इंडियंस के माइंड को जानते थे। यहाँ पे एक आदमी ब्राह्मण सोल्जर बोलता है कि ब्राह्मण सोल्जर, जिस गोली को तुम बाइट करते हो उस पर ग्रीस लगा रहता है और वो ग्रीस बना रहता है काऊ और पिग के फैट से। तभी एक मुस्लिम इंसान में कहता है कि तुमने सही कहा, हमें वाइट मैन ने डिसीव किया है, यानी कि हमें धोखा दिया है। और जल्द ही चपातीस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि चपातीस मूवमेंट एक सीक्रेट साइन के तौर पे स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर रोटी बनाकर भेजी जाती थी। अब मुझे पता नहीं कि उस समय रोटी क्या आकार बदला रहता था या क्या रहता था, लेकिन रोटी बना करके एक गांव से दूसरे गांव में भेजी जाती थी और उस रोटी के थ्रू लोगों को बताया जाता था, गाँव वाले को, कि हमारे जो एम्परर यानी हमारा राजा जो है वो हमारी मदद चाहते हैं ताकि वो ब्रिटिश को भगा सके, यानी एक रिवोल्ट के लिए जो है मदद चाहते हैं हमारे। और इसी तरह ये जो पूरी चपाटीज है ये पूरा गांव से गांव बंटने लग गया था और सभी गांव वाले बोलते कि हाँ हम तैयार है अपने एम्परर की मदद करने के लिए। आगे इसी तरह लोटस फ्लावर सर्कुलेट शुरू हो गया होना इंडियन सोल्जर्स के बीच में, जो कि एकता का प्रतीक दे रहा था उस समय। वो कहते हैं कि डेथ टू द फॉरेनर्स, यानी फॉरेनर की डेथ चाहते थे। और इस तरह जो भी लोग जो देशभक्त थे उन्हें सभी तरीके से लोग हेल्प कर रहे थे जो भी ब्रिटिश को भगाना चाह रहे थे। इसके बाद 8th सीन आता है जो है रिवोल्ट का 1857। इसमें बताया हुआ है कि इंडियन सोल्जर्स ने मीरठ में बगावत शुरू कर दी थी। जो सिपाही थे वो कहते हैं जिंदाबाद हमारे एम्परर बहादुर शाहजहां। देखो यहाँ मैं बताऊँ ना, ये सीन हमने हिस्ट्री में पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने पूरा हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है, जिसके अंदर पूरे चैप्टर मैंने क्लास 8 की हिस्ट्री का कवर किया है। वहाँ पे आप जाकर देखना, ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग था, उसमें बहुत ही डिटेल में था हिस्ट्री के बुक में। यहाँ बताया हुआ है कि लैंडलॉर्ड भी इस रिवोल्ट में जुड़े हुए थे क्योंकि उनकी भी जमीन को ब्रिटिश ने अलग अलग नियम कानून बना करके छीन रखा था और वो भी इससे तंग आ चुके थे। इससे वो कहते हैं कि अंग्रेजों का राज अब खत्म होना चाहिए। इसके बाद आता है सीन 9 जिसमें है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। और भी जो पहले के रूलर्स थे यानी जिनके राज को ब्रिटिश ने छीन लिया था, जैसे कि बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी, वो भी बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि ब्रिटिशर्स ने मेरा किंगडम यानी मेरे राज्य को हड़प लिया, उसे छीन लिया। इसी तरह बहुत सारे पॉपुलर लीडर जैसे मौलवी अहमदुल्ला जो फाजियाबाद के थे, वो भी कहते हैं कि अपने लोगों को कि ब्रदर्स राइज करो यानी उठो, अंग्रेज हमारे ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस लड़ाई में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जुड़े हुए थे। इसी में से बताया हुआ है कि अजीमुल्ला खान ने तात्या तोपे को कहा कि हमें इस लड़ाई में पेशवा नाना साहब को अपना लीडर बनाना चाहिए, इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी इस आज़ादी की लड़ाई में। जितने पैट्रियोट्स यानी देशभक्त थे वो सभी उठे खड़े हुए और नॉर्थ इंडिया में जितनी बैटल्स हो रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ में, उन सभी में वो हिस्सा लिए। और इसी तरह 80 ईयर ओल्ड जो कुंवर सिंह थे जो बिहार से बिलोंग करते थे, उन्हें भी वृष्ट यानी कि कलाई पर एक गोली आकर के लगी थी। सीन में दिखाया हुआ है कि वो नाव पर बैठे हुए हैं और वो बोलते हैं कि माँ गंगा ये मेरा आपको लास्ट ऑफरिंग है, यानी एक चढ़ावा टाइप का होता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि जब उनके हाथ में गोली लगी तो उन्होंने हाथ ही क्यों काट दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि उस गोली की वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाए या किसी और कारण से वो सही से लड़ाई में हिस्सा ना ले पाए, और इस वजह से उन्होंने उस हाथ को ही इतना दूर से काट दिया ताकि वो लड़ाई में किसी तरीके से बोलते हैं ना कि नहीं चाहते कि इंटरफेरेंस आए। तो इतने बहादुर लोग थे उस समय के।
तो ये पूरा कहानी उन्हीं देशवासियों के ऊपर है, उन्हीं देशभक्तों पर है जिन्होंने लड़ाई लड़ा और इससे हमारे देश को आज़ादी मिली। तो ये इंटरेस्टिंग लगा वो कहानी, आपको बहुत ज़्यादा आपको सीखने को भी मिला होगा कि पहले के वक़्त में कितना ज़ुल्म ब्रिटिश ने ढहा था और कैसे-कैसे अब जाकर के इंडिया आज़ाद हुआ था। तो ये था पूरा इस कहानी के अंदर। समरी देना मैं उतना समझता नहीं हूँ कि इम्पोर्टेंट है इसमें अंदर, क्योंकि ये कहानी पूरा मैंने डिटेल में ही समझाया है। वो भी सीन वाइज़ था, तो आपको सब सीन याद हो गए होंगे। तो ये था पूरे इस चैप्टर के अंदर। आशा में वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगला जैसे ही चैप्टर है आपको बहुत पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।